नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी आत्मसम्मान। बहू बेटी के पास राम किशोर जी पत्नी कमला के साथ मॉन्ट्रियल चले तो गए, लेकिन उनकी दिनचर्या व बहू के रूखे व्यवहार से वे बहुत आहत हुए। किसी तरह दिन काटते रहे, लेकिन अचानक हुई घटना ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। 5 बजे से ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। मौसम विभाग ने आज कम से कम 20 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। मैं सोचने लगा कि साल का आखिरी दिन है। शाम के 3 बजे से ही लोग ऑफिसों से अपने घर चले गए होंगे, क्योंकि आज की शाम 7 बजे से ही घर घर में नए साल की पार्टियां होंगी। रेस्टोरेंट व होटलों में तो नए साल के स्वागत में खूब पार्टियां होती ही हैं। विकास भी ऑफिस से 4 बजे आ गया था। वह मॉन्ट्रियल में किसी बैंक में काम करता था। वह अपनी नौकरी के बारे में मुझसे अधिक बात नहीं करता था। नौकरी उसकी अच्छी ही होगी, क्योंकि वह खूब सूट बूट पहनकर काम पर जाता है और उसने कार भी अच्छी खरीदी हुई है। घर भी काफी बड़ा है। मॉन्ट्रियल शहर में 15 किलोमीटर दूर डोलार्ड नाम के नगर में विकास का 3 मंजिला घर है। ऊपरी मंजिल पर सोने के 3 कमरे हैं। विकास और रमा के कमरे में तो बाथरूम भी है। एक कमरा 8 साल की नंदिनी का है और दूसरा 3 साल के विमल का। विमल घर पर ही रहता है। उसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है। विमल के जन्म पर ही विकास ने हमें जिद करके यह कहकर भारत से बुला लिया था कि बच्चों को पालने में परेशानी होती है। नंदिनी के होने पर रमा को कुछ महीने काम से छुट्टी मिल गई थी, परंतु उसके बाद उन दोनों को काफ़ी परेशानी हो गई थी। वे नंदिनी को सुबह क्रच में छोड़ जाते थे और शाम को लौटते वक्त ले आते थे, पर क्रच चलाने वाली उस औरत को वे हर सप्ताह तकरीबन उतने ही पैसे दे देते थे जितनी रमा की तनख्वाह थी। फिर भी कम से कम रमा की नौकरी तो बरकरार रहती थी। नौकरी छोड़कर यदि रमा घर बैठे नंदिनी की देखभाल करती तो बाद में उसे नौकरी कहाँ मिल सकती थी। नंदिनी को क्रच में छोड़ने पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नंदिनी आए दिन बीमार रहती थी। वहां इतने बच्चों के कारण उसे आए दिन खांसी जुकाम और बुखार रहता था। उसकी बीमारी और कभी कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रमा को आए दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी। कनाडा में नौकरी करने वाले घर पर छोटे बच्चों की बीमारी की समस्या को खास महत्व नहीं देते। विकास हमारी अकेली संतान है। उसके बाद घर में कोई संतान नहीं जन्मी, इसलिए जब नंदिनी का जन्म हुआ तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पोती को देखने हम यहाँ आ गए और 4-5 महीने मॉन्ट्रियल में रहकर वापस भारत लौट गए थे। पर यहाँ आकर मॉन्ट्रियल से बाहर कहीं गए ही नहीं। इच्छा तो घूमने फिरने की थी भी, परंतु छोटे बच्चे के साथ घूमना फिरना कहाँ आसान होता है। और शायद उस समय विकास भी काम की तरफ से काफ़ी तनाव से गुजर रहा था। विकास तो शायद हम दोनों को घुमाने ले भी जाता, परंतु रमा को हमें इधर उधर घुमाने में खास दिलचस्पी ना थी। विकास के साथ रमा को देखने जब हम लोग पहली बार करोल बाग उसके माता पिता के घर गए थे, तब की रमा और आज की रमा में जमीन आसमान का फर्क है। तब वह मूक बनी सिमटी सी याचना कर रही थी, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। और अब हम दोनों उसके घर में आए थे, जिसकी सही मानों में वही मालकिन थी। वह कितनी बदली बदली नजर आई। हमारा बेटा तो उसके हाथों की कठपुतली ही था। वक्त के साथ इंसान भी कितनी जल्दी बदल जाता है।
विकास के घर की पहली मंजिल पर एक रसोई और एक ड्राइंग रूम है। काश इस मंजिल पर एक बेडरूम भी होता जिसमें हम रह सकते, क्योंकि इस उम्र में सीढ़ियां चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल होता है। अब 2 साल से हम विकास के घर के तहखाने में ही रह रहे हैं, जहां 2 कमरे और एक बाथरूम है। शायद विकास ने इन्हें हमारे लिए ही सोचकर बनवाया होगा। नंदिनी के होने पर जब पहली बार हम आए थे, तब तहखाने में ना तो कमरे थे ना बाथरूम। विमल के होने पर जब हम आए थे, तब हम भारत से ही बोरिया बिस्तर बांध कर आए थे। उस समय विकास ने अपने घर के तहखाने में 2 कमरे और बाथरूम बनवा लिए थे। टीवी पर शाम के 7 बजे की खबरें आ रही थीं, जिनमें शराब की दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी लाइनें दिखाई जा रही थीं। नंदिनी और विमल के होने पर हमारे रहने का इंतज़ाम दूसरी मंजिल पर ही था, परंतु जब से विमल 6 महीने का हुआ था, रमा ने उसे अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। इसलिए विकास ने हमारा सामान घर के तहखाने में शिफ्ट कर दिया था। शुरू में तो हमें अपना कमरा ठीक नहीं लगा, क्योंकि तहखाने के हमारे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, जिससे वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था। दिन में भी ट्यूबलाइट जलानी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। तहखाने में बहुत ही शांति रहती है। लगता है जैसे हम सारी दुनिया से कट गए हैं। कनाडा में अजीब सा रिवाज है कि हर बच्चे को अपना अलग कमरा चाहिए। अगर भारत में भी ऐसा होता तो शायद हमारा गुजारा चलता ही नहीं। शक्ति नगर के उस छोटे से 2 कमरे के घर में हमने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी थी। विकास भी हमारे साथ शादी के बाद उस 2 कमरे के किराए के मकान में रहा था, और जब नंदिनी को लेकर आया था तब तो वह हमारे साथ ही रहा था। परंतु रमा अधिकतर नंदिनी के साथ अपने पीहर में ही रही। टीवी पर शाम के 7 बजे की खबरें आ रही थीं, जिनमें शराब की दुकानों पर लगी ग्राहकों की लंबी लाइनें दिखाई जा रही थीं। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग लाखों करोड़ों डॉलर शराब पर खर्च कर देते हैं। यानी अमेरिका में नए साल पर लोग शराब पर उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना कि श्रीलंका जैसे देशों का पूरा सालाना बजट भी नहीं होता। हम भारतीय विदेशियों की अच्छी आदतें तो चाहे नहीं सीखें, परंतु उनकी गलत आदतें जरूर सीख लेते हैं। विकास और रमा खूब पीते हैं, यह हमें अच्छी तरह मालूम है। हमारे सामने हमारा लिहाज करके तो नहीं पीते, परंतु हमारी पीठ पीछे खूब पीते हैं। रात को जब पार्टियों से आते हैं तो हमें इस बात का एहसास तो अवश्य हो जाता है कि दोनों ही नशे में झूम रहे होते हैं, और फिर दोपहर देर तक सोते हैं। कभी कभी 2 बजे तक सोकर उठते हैं। शुरू शुरू में तो हम दोपहर का खाना खाने के लिए उनके सोकर उठने का इंतज़ार करते थे, पर अब हम उनके बिना ही खाना खा लेते हैं। इतनी देर तक कमला तो इंतज़ार कर भी ले, पर मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। फिर दोपहर को देर से खाने से मेरे पेट का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। कमला अपने बेटे बहू का इंतज़ार करती है कि कब वे उठें और कब वह उन्हें खाना खिलाए। हमारे देखते देखते ही हालात बदल गए। जब मेरी और कमला की शादी हुई थी, कमला तब अम्मा और बाबूजी की सेवा में ही लगी रहती थी। वह अम्मा और बाबूजी को खाना खिलाकर ही खाना खाती थी, पर अब बेटे बहू के लिए तरकारी अलग से रख कर ही खाना खाती है और उनकी प्रतीक्षा करती है कि कब वे दोपहर को सोकर उठ कर आएंगे और कब वह उन्हें खाना खिलाएंगी। कमला और मैं अक्सर सोचते हैं कि हमने भारत छोड़कर मॉन्ट्रियल में आने का निर्णय सोच समझकर नहीं लिया। अच्छा रहता हम भारत में ही पड़े रहते। कम से कम शक्ति नगर में हमारा 2 कमरे का किराए का वह घर तो था।
किराए के मकान में आने से मकान मालिक तो बेहद खुश था, क्योंकि बरसों से हम उसके उन 2 कमरों का किराया जो चुका रहे थे। पर अब हमने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। हमारी आखिरी सांस बेटे के घर की छत के नीचे गुजरे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कम से कम मरने पर हमारी चिता को अग्नि देने हमारे पास हमारा बेटा तो होगा। दिल्ली में होते तो हमारे मरने पर विकास कैसे समय पर अपना फर्ज निभाता, क्योंकि मॉन्ट्रियल से दिल्ली पहुंचने में 2-3 दिन तो लग ही जाते। 60 साल की उम्र में वैसे तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पर आज कमला की तबीयत सवेरे से ही कुछ ढीली चल रही थी। मैंने उससे अस्पताल चलने को कहा तो वह नहीं मानी। ठीक हो जाएगी कल तक कहकर उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और घर का काम काज करती रही। 5 बजे रमा अपने ऑफिस से घर आ गई थी और अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। वह 7 बजे ऊपर से आई और खाना खाकर तैयार होने चली गई। वे लोग सब परिवार नए साल की पार्टी में जा रहे थे, पर उसमें हम दोनों शामिल नहीं थे। वैसे भी पार्टियों में वे हमें कभी कभार ही ले जाते हैं। कनाडा में पार्टियां देर रात तक चलती हैं। विकास और रमा पार्टी से शायद ही कभी 3-4 बजे से पहले आए हों। हाँ, जब कभी कोई भारत से आए अपने माता पिता को मित्रों से मिलाना चाहता है, तब विकास और रमा अपने साथ हमें भी ले जाते हैं। हमें पार्टी में ले जाने में शायद रमा को संकोच होता है, और अगर विकास को भी होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की नसों में बहता खून भी बदल जाता है। 9 बजे विकास, रमा और बच्चे तैयार हो गए। मैं और कमला कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। हम लोग जा रहे हैं मम्मी। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का फ़ोन नंबर मैंने फ़ोन के पास लिख कर रख दिया है, ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, विकास बोला। और मम्मी पापा, नया साल आपको मुबारक हो, कहता जाने लगा। हम दोनों ने भी विकास और बच्चों को गले से लगाया। रमा कुछ खिसिया सी गई, पर वह कुछ कह ना पाई। ठीक है, अब तो नए साल में ही मिलेंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कमला बोली। क्या हुआ मम्मी? डॉक्टर को फ़ोन किया क्या? विकास ने पूछा। नहीं, ठीक हो जाएंगी, कमला बोली। तबीयत ज़्यादा खराब हो तो फ़ोन कर देना डैडी, विकास बोला। पर रमा के चेहरे का रंग ही बदल गया। वह अलमारी में से सर्दी के कोट निकाल कर लाई। वह नंदिनी और विमल को बड़बड़ाती हुई पहनाने लगी। विकास, मम्मी की यह आदत मुझे बहुत ही खराब लगती है। जब भी हम पार्टी में जाते हैं मूड खराब कर देती हैं। अब आप पार्टी का आनंद कैसे लेंगे, जबकि आपको मम्मी की बीमारी का ख्याल आएगा। भारत में उन्होंने खुद तो अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं लिया, अब हमें भी ज़िंदगी का आनंद नहीं उठाने देती। धीरे बोलो रमा, मम्मी डैडी सुन लेंगे, विकास दबी जबान से बोला। लगभग 11 बजे अचानक कमला को घबराहट हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। सुन लेंगे मेरी बला से, मैं कोई उनसे डरती हूँ? मैं भारत में रहने वाली बहू नहीं जो सास की गुलामी करूं। यह मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। रमा की आवाज़ हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वे लोग घर से चले गए थे। अवश्य ही रमा की बकझक कुछ देर तक तो विकास को सुननी पड़ी होगी। मालूम नहीं विकास को तब कैसा महसूस होता है जब रमा हमारे बारे में बेकार की बातें करने लगती है। चाहे हमारे सामने वह चुप रहता है, परंतु उसे समझाने की कोशिश अवश्य करता होगा। आखिर उसकी रगों में हमारा ही खून है। खून अवश्य ही रंग लाता होगा, या फिर अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए खून के घूंट पीकर चुप रहता है। मैंने सोचा शायद बाहर अभी भी बर्फ पड़ रही है।
मैंने खिड़की के पर्दे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बर्फ के कारण खिड़की के शीशे अपारदर्शी हो गए थे, इसलिए कुछ दिखाई न दिया। नव वर्ष की पूर्व संध्या होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी काफ़ी होगा। रात को नशे की अवस्था में विकास सबके साथ कार ड्राइव करके आएगा, यह सोचकर मेरा मन कांप उठा। कमला को हल्की सी नींद लग गई थी। 10 बज गए थे। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सोने चलते हैं, मैंने कमला से कहा। अच्छा बोलो कमला, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा असली मानों में है ही कौन? कहते हुए मेरे आंसू टपकने लगे, जो कि कमला से छिपे नहीं रहे। पर कमला ने मेरा मन रखने को यह भी नहीं कहा कि हमें किस चीज़ की कमी है। हमारे बेटे बहू तो हैं ही। लगभग 11 बजे अचानक कमला को घबराहट हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। मौसम की खराबी के कारण एम्बुलेंस को आने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। यही सोचकर मैंने टेलीफोन के पास ही रखे एक कागज़ पर विकास के लिखे नंबर पर फ़ोन किया, पर वहाँ घंटी बजती रही। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद पार्टी के शोरगुल की वजह से किसी ने सुना नहीं था। मैं रिसीवर रखकर कमला की ओर भागा। वह होश में नहीं थी, परंतु उसकी सांस चल रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस वालों ने दरवाजे की घंटी बजाई। कमला को लेकर हम लगभग 11 बजे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे क्लर्क ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर हमारा स्वागत किया। वे लोग कमला को अंदर ले गए। मैं बाहर बैठा रहा। मैं जल्दी में वह कागज़ भी अपने साथ लाना भूल गया जिसमें विकास ने फ़ोन नंबर लिखा था। तब मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत झंझलाहट हुई, क्योंकि अगर नंबर होता तो मैं विकास को फ़ोन करके बुला लेता। अचानक याद आया कि अस्पताल के पड़ोस में ही विकास के एक मित्र रहते हैं। क्यों ना उन्हें कमला की बीमारी के बारे में खबर कर दूं, ताकि यदि उन्हें पता हो कि विकास आज किसके यहाँ पार्टी में गया है तो वे विकास को बता सकें। पर वे तो शायद खुद भी नया साल मनाने कहीं बाहर गए होंगे। यह सोचकर मैं ठिठक गया। 1:30 बजे कमला का डॉक्टर भारी कदमों से इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलकर मेरी ओर आया। मुझे मालूम था कि वह मुझसे क्या कहने जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी राम किशोर जी, कमला जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मरते समय वे बिल्कुल शांत थीं। हमारे वार्ड में आने के कुछ मिनट बाद ही उनका देहांत हो गया था। और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, आप यहाँ खामोश बैठकर क्या करेंगे? अस्पताल की कार आपको आपके घर छोड़ाएगी। अब आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नर्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार तक ले गई। घर पहुँचते पहुँचते 3 बज गए थे। मैं लिविंग कम ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शरीर में जैसे जान ही न थी। अचानक मुझे विकास को फ़ोन करने का ख्याल आया। मैं उठा और फ़ोन मिलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। इतनी रात गए फ़ोन की घंटी सुनकर शायद उन्हें अच्छा न लगा, सो उन्होंने बताया कि विकास उनकी पार्टी से आधा घंटा पहले निकल चुका था। मैंने सोचा अब तो विकास और रमा आने वाले ही होंगे। थोड़ी ही देर में विकास और रमा बच्चों के साथ आ गए। रमा विमल को गोदी में लेकर ऊपर बेडरूम में चली गई और नंदिनी उसके पीछे थी। विकास के मुंह से आती शराब की बू कुछ ही देर में घर में फैल गई। वह अलमारी में अपना कोट रखकर लिविंग रूम में आया और बोला, डैडी बहुत रात हो गई है, आप भी जाकर सो जाओ। मम्मी से ही कुछ सीखो जो समय पर सो जाती हैं। और विकास मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही सीटी बजाता
ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उसे मैं उसकी माँ के निधन की सूचना भी नहीं दे पाया। पार्टी के जश्न के कारण या शराब के नशे में वह यह भी भूल गया था कि जब वह पार्टी में जा रहा था तब उसकी माँ बीमार थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं सोचने लगा, काश मैं भी विकास की माँ की तरह लंबी नींद सो जाऊं और कभी ना उठूं। या तो अच्छा था कि कमला को आखिरी दिन तक मेरा साथ मिला था, पर जाने से पहले उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं उसके बेटे बहू के साथ अपने जीवन के बाकी दिन किस तरह आत्मसम्मान के साथ बिता सकूंगा। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।